अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चले जोरदार हंगामे, बहस मुबाहिसे और भाषणों की लंबी कतारों के बीच एक विधेयक सरकार द्वारा राज्यसभा में पेश कर दिया गया और जो विधेयक भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर दूरगामी परिणाम देने वाला है। जी हां, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर एक विधेयक राज्यसभा में मानसून सत्र के दौरान पेश कर दिया गया है। ये विधेयक दरअसल सर्वोच्च न्यायालय के 2 मार्च 2023 को आए उस फैसले के उत्तर में है, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ये व्यवस्था दी थी कि चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जिस प्रकार से होती है वो सही नहीं है। दरअसल ये बात बिल्कुल सही है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का जब दावा करते हैं तो हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था देश की चुनावों पर ही टिकी है। इस देश का लोकतंत्र अपनी सारी ताकत, अपनी सारी मजबूती उन चुनावों से जुटाता है जिसमें कतार लगाकर देश की आम जनता वोट देती है और अपना प्रतिनिधि चुनती है। ये प्रतिनिधि चाहे पंचायत स्तर के चुने जाएं, चाहे विधानसभा के लिए चुने जाएं, चाहे लोकसभा के लिए चुने जाएं, लेकिन चुनाव इस देश की रीढ़ में है। चुनाव इस देश को मजबूत बनाते हैं। 1952 में हुए पहले आम चुनावों से लेकर अभी 2023 तक चुनाव इस देश की चर्चा के केंद्र में रहे हैं। चुनावों के जरिए दरअसल हम चयन करते हैं उस सरकार का जो देश को चलाएगी। 2 मार्च 2023 को दिए अपने ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि दरअसल कार्यपालिका का या कार्यकारी का अंग चुनाव आयोग को नहीं होना चाहिए। कार्यकारी मतलब जो सरकार में लोग हैं, जो नियम कानून बना रहे हैं या सरकार चला रहे हैं, वही लोग अगर ये तय करेंगे कि चुनाव आयुक्त कौन हो तो ये व्यवस्था सही नहीं है। वर्तमान में चुनाव आयुक्त को चुनने की व्यवस्था ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है उसमें जो कानून मंत्री होते हैं वो कुछ नामों की सिफारिश मंत्रिमंडल में प्रस्तुत करते हैं। मंत्रिमंडल उस सिफारिश को प्रधानमंत्री को भेजते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की मोहर के बाद वो नाम राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के संविधान में जो सारी व्यवस्था चुनावों को देकर 324 से लेकर 329 के अनुच्छेद तक दी गई है, उसमें कहीं भी चुनाव आयुक्तों की कितनी संख्या होगी इस पर कोई व्यवस्था नहीं है। चुनाव आयुक्त क्या करेंगे, उनका कार्यकाल कैसा होगा, उनकी शक्तियां क्या है, इस पर जरूर बात कही गई है, लेकिन ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होगी। और इसीलिए अलग अलग सरकारें अलग अलग तरीके से इसका उपयोग करती रही हैं, लेकिन जो व्यवस्था कायम हुई वो यही कि मंत्रिमंडल के फैसले के बाद मंत्रिमंडल का जो अनुमोदन होता है उसके आधार पर राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह 1990 में प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने केवल एक चुनाव आयुक्त की व्यवस्था कर दी थी। 2 या 3 चुनाव आयुक्त रखने की जो व्यवस्था थी देश में, उसको बदलते हुए उन्होंने केवल एक चुनाव आयुक्त की व्यवस्था की और उसी समय पर दिसंबर 1990 में ऐतिहासिक तरीके से टी.एन. शेषन देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। जी हाँ, टी.एन. शेषन ये ऐसा नाम है, जब भी चुनाव आयोग की या चुनावों की या चुनाव सुधारों की इस देश में बात होगी तो टी.एन. शेषन का नाम जरूर हमारे जहन में आएगा, क्योंकि टी.एन. शेषन वो क्रांतिकारी अधिकारी थे इस देश की व्यवस्था के, जिन्होंने दरअसल ये एहसास कराया कि चुनाव आयुक्त होता क्या है, उसकी शक्तियां क्या होती है। जब वो 1990 में नियुक्त किए गए चुनाव आयुक्त के पद पर, तो उसके बाद जब वापस नरसिम्हा राव की सरकार आ गई तो उन्होंने फिर से 3 चुनाव आयुक्तों की व्यवस्था कर दी थी। इसीलिए 2 और चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे उस वक्त, लेकिन एक जो पद था मुख्य चुनाव आयुक्त का वो टी.एन. शेषन के पास रहा। उन्होंने ही तय किया कि मतदाता के लिए वोटर आईडी की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने ही तय किया कि एक सीमा से ज़्यादा खर्च उम्मीदवारों को नहीं करना चाहिए। उन्होंने ही तय किया कि आचार संहिता कैसी हो और उसका सख्ती से अनुपालन कैसे करवाया जाए। उन्होंने ही तय किया और ये बताया कि दरअसल जब चुनाव हो रहे होते हैं तो चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त इस देश की सर्वोपरि शक्ति होते हैं और नेताओं को भी उसके आगे झुकना पड़ेगा। हालांकि टी.एन. शेषन के बाद भी गंगा में बहुत पानी बह गया। उनके किए हुए सुधार जरूर लोकतंत्र को मजबूती दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं कि चुनाव आयोग का दुरुपयोग हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि एक समय में जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती थी तो उनके प्रमुख नेता, सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने ही ये सिफारिश की थी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में 5 लोगों का पैनल होना चाहिए, 3 लोगों का पैनल नहीं होना चाहिए। और ये 5 लोगों का जो पैनल हो उसमें दोनों ही विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सीजेआई का यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका भी उसमें
हस्तक्षेप होना चाहिए, उनको इस कमेटी का मेंबर होना चाहिए। दरअसल ये सारी लड़ाई उसी वक्त शुरू हुई है जब 2 मार्च 2023 को दिए गए अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि ये जो 3 सदस्यीय पैनल है, इसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको होना चाहिए। और इस फैसले में बल्कि ये व्यवस्था कर दी गई कि ये 3 लोग मिलकर ही मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है देश में वो करके राष्ट्रपति को भेजेंगे अनुमोदन, और राष्ट्रपति फिर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। इस फैसले ने ऐसा दिखाई दिया कि शायद सरकार के काम में दखल देने की कोशिश की। कम से कम वर्तमान जो एनडीए सरकार है वो तो यही मानती है, वही एनडीए सरकार जिसमें भाजपा सबसे प्रमुख है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन इसी भाजपा ने एक समय लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में खुद कहा था कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनको इस समिति में होना चाहिए। लेकिन अब जब 2 मार्च 2023 को ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने दिया तो इसके जवाब में ही सरकार ने अभी हालिया मानसून सत्र में ये विधेयक प्रस्तुत किया है, यह अभी राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन इसमें व्यवस्था ये दी गई है कि जो 3 सदस्यीय समिति होगी जो अनुमोदन भेजेगी राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए, वो प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और केंद्रीय मंत्रिमंडल के ही एक कैबिनेट मंत्री के स्तर का जो व्यक्ति होगा उसके साथ 3 लोगों का पैनल बनेगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए इसमें कोई जगह नहीं रखी गई है। अगर ये विधेयक पारित हो जाता है तो ये सीधी सीधी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती होगी। अगर ये विधेयक पारित हो जाता है दोनों ही सदनों से तो कैसे इसको लागू किया जा सकता है, ये सवाल जरूर आपके जहन में होगा। ये सीधे लागू होने की बजाय इसको संभवतः सुप्रीम कोर्ट में फिर से चुनौती दी जाएगी, क्योंकि ऐसी व्यवस्था है। अगर ये माना जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी फैसले में के विरोध में ये है और सीधा सीधा दखल है, तो इस पर यह व्यवस्था है कि सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। क्योंकि अभी की जो व्यवस्था है इसमें अगर जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के कोई भी वरिष्ठ मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं और 3 सदस्यों का अगर ये समिति है तो 2 लोगों का जो बहुमत है वो जिसके पक्ष में होगा निश्चित ही उसका अनुमोदन राष्ट्रपति के पास जाएगा। नेता प्रतिपक्ष इसमें शामिल होकर भी अपनी बात को मनवा पाएंगे, ऐसा संभव लगता नहीं है। बहुत ही अलग तरीके से इस देश की राजनीति आकार लेती है। देश के राजनेता समय समय पर नीतियों को अपने पक्ष में करने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयत्न करते हैं। अगर इस पूरे मामले में हमको न्यायपालिका और विधेयिका एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, यानी कानून बनाने वाले और कानून का पालन करवाने वाले दोनों अगर इस तरीके से आमने सामने दिखाई देते हैं तो ये अच्छी स्थिति तो नहीं ही मानी जाएगी। लेकिन चुनाव आयोग और चुनाव सुधार इस देश की बड़ी ज़रूरत है। इस देश को ऐसा लगता है कि एक बार फिर इस तरह के टीएन शेषन की आवश्यकता है, जो आज जिस तरीके की राजनीति की तस्वीर दिखाई देती है, जहां विधायकों को फार्म हाउसों में बंद करके सरकारें पलट दी जाती हैं, उस तरह की राजनीति दिखाई देती है। यहाँ पैसे पर लगी हुई लगाम के बावजूद करोड़ों रुपए चुनावों पर फूंक दिए जाते हैं। वो राजनीति किस तरीके से बेहतर होगी, ये ज़्यादा बड़ा सवाल है। बहरहाल हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि ये जो विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर, वो क्या है। उस विधेयक के मुताबिक जो 3 सदस्यीय समिति होगी उसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ मंत्री और नेता प्रतिपक्ष होंगे। ये लोग राष्ट्रपति को अनुमोदन भेजेंगे और फिर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति इस प्रकार से हो जाएगी। जैसा बताया गया कि देश के संविधान में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई व्यवस्था इस तरीके की नहीं है, लेकिन उनका कार्यकाल 6 साल का होगा या 65 साल, जो भी पहले हो जाए। अधिकतम 65 साल की आयु के व्यक्ति को आप चुनाव आयुक्त बना सकते हैं। कार्यकाल उनका 6 वर्ष का होगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को इस पर नियुक्त किया जाता रहा है। कई लोग होते हैं जो बताते हैं कि दरअसल वो पद केवल एक कठपुतली पद नहीं है, उन्हीं में टीएन शेषन एक है। ऐसे ही मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर जब जीआर खैरनार बने थे तो उन्होंने बताया था कि किसी महानगर पालिका का कमिश्नर दरअसल होता क्या है। ऐसा होता है कि व्यक्ति और पद मिलकर ही किसी व्यवस्था को चलाते हैं। पद बड़ा हो जाए तो व्यक्ति छोटा हो जाता है, व्यक्ति बड़ा होने की कोशिश करे तो पद का महत्व खत्म होता है। इसी तरीके से ये सारी व्यवस्था संचालित होती है। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर ये विधेयक जो केंद्र सरकार लाई है फिलहाल राज्यसभा में, वो दोनों ही सदनों से पारित हो जाता है, ऐसे में देश के सर्वोच्च न्यायालय का रुख क्या होगा। आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।